दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फार्म एग्जाम 2022 के लिए टॉप 2500 एमसीक्यू में आपको करा रहा हूं सब्जेक्ट वाइज। ये सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 सेट में आपको करा चुका हूं, जिसमें टोटल 600 क्वेश्चन कराया। ये रसायन विज्ञान का सेट है और सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। पहले के आंसर सी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। कहीं कहीं 4H2O भी मिलेगा और कहीं कहीं मात्र CuSO4 में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला होता है CuSO4 इंटू ये n यहाँ पर वैल्यू रख दिया जाता है और n का परास जो होता है 1 से लेकर 5 तक होता है और यहाँ पर H2O लगा दिया जाता है। ठीक, वैसे समान फार्मूला n का आपको 5 वैल्यू रख दीजिएगा। 0 से लेकर 5 तक आप कुछ भी रख सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। या 5 भी रख दीजिएगा तो वो फार्मूला आएगा। तो ये कॉपर सल्फेट को ही क्या बोला जाता है? नीला थोथा बोला जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताते चलता हूँ। ठीक, जैसे आपको क्वेश्चन पूछे कि अभी कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, तो 118 आप लगा सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक में पाए जाने वाला जो तत्व है 98 है और कृत्रिम रूप से बनाया गया जो तत्व है ये 20 है। ठीक, तो ऐसे मैं आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलूंगा, जो फैक्ट आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लेवनाजाइड, जिसे ग्लेवनाइजेशन बोला जाता है, लोहे के पाइप पर परत होती है कि मूर्छा उर्चा ना धरे, तो ये लोहे के पाइप पर एक परत चढ़ाई जाती है। किसकी? तो जस्ते की। ग्लोबलाइजेशन में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, एक पतली से परत चढ़ाई जाती है कि ये जंग जो है उससे बचे रहे। ठीक, तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट कौन सा है जो कि कपड़े साफ होने में उपयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फोनेट। सल्फोनेट डिटर्जेंट होता है जो कपड़े साफ करने में आपको प्रयोग होता है। ठीक, ये अस्थे से कपड़ा सफाई कर देता है। देखिए, ये जो होता है ना, जो एल एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के रूप में होता है। ठीक, और जो कि डिटर्जेंट होता है ये कठोर जल में भी घुलकर जो आपको गंदगी है उसे साफ कर देता है। थ्री का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पानी का पीएच मान होता है। देखिए, पानी जो होता है ना, पीएच वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको अगर रख देता हूँ तो पीएच वैल्यू मान लीजिए, ये पीएच स्केल का मान है। ठीक, पीएच स्केल का 0 से लेके यहाँ 7 बीच में रहेगा और 14 यहाँ पर रहेगा। तो 7 से नीचे वाला जितना भी होगा 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है। ठीक, 7 से 14 के बीच में क्षारीय है, लेकिन 7 जो होता है ये आपको उदासीन होता है, मतलब कि शुद्ध जल आप बोल सकते हैं। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? उदासीन होता है, 7 होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पानी जो है इसकी फार्मूला होता है H2O। H2O होता है रासायनिक फार्मूला। और ये भी याद रखिए क्वेश्चन। और एक मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन पूछता है कि आदर्श गैस का समीकरण। ये अब मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है। तो आदर्श गैस का समीकरण जो होता है, ये आप फार्मूला अभी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पी बराबर क्या? पी भी बराबर क्या होता है? NRT। ये फार्मूला होता है आदर्श गैस का जो समीकरण वाला था। ये जरूर याद कर जाना, ये ध्यान में रखिए। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। आई थिंक आप लोगों को ये आता होगा। लोएजियर को आधुनिक क्या बोला जाता है? रसायन शास्त्र के जनक बोला जाता है। तो इसका हो जाएगा 5 के आंसर सी। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि जो तत्वों के वर्गीकरण होता था, इसका सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तत्वों के वर्गीकरण सर्वप्रथम तो डोवेर्नर ने किया था। किसने? डोवेर्नर ने किया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो मेंडलीव की अवध सरणी है वो किसके अकॉर्डिंग है? परमाणु संख्या या परमाणु भार? तो मेंडलीव का जो अवध सरणी है वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग है। और मेंडलीव के अवध सरणी में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। लेकिन जो आधुनिक अवध सरणी है, आधुनिक अवध सरणी के प्रतिपादन किसने किया था? मोसले या भोसले, जहां लिखने देखा हुआ मिलेगा, मोसले याद रखिएगा नाम। और वो आधुनिक जो आपको अवध सरणी है वो किसके अकॉर्डिंग है? तो वो परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। और आधुनिक अवध सरणी में क्या क्या है? तो 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। ये याद रखिएगा, आधुनिक अवध सरणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। ये कभी नहीं आपको भूलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिरके का रासायनिक नाम है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। क्या है? एसिटिक अम्ल होता है। इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है? CH3COOH, ये होता है इसका फार्मूला। तो ये याद रखिएगा, सिरके खट्टा होता है। से 6 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिरके का आपको रासायनिक फार्मूला पूछे तो आपको आराम से ये लगा लेना होगा। ठीक, अगर कुछ भी आता है ऐसे तो। एक पूछता है परम शून्यताप। परम शून्यताप क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट। पूछ सकता है कि परम शून्यताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो जो भी फैक्ट है वो मैं आपको बताते चलूंगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर जो होता है इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है ये आपको बताना है। ठीक,
तो सिगरेट आपको जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन होता है, कौन सा, ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। रेडोन जो है ये हमारे वायुमंडल में नहीं, ये अक्रिय ऐसा गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक ठीक, वायुमंडल के बाहर पाया जाता है रेडोन। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है, ये आपको दलदली वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर आता है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का अब बहुलक है, ये याद रखिएगा। 8 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, ठीक। और ये कार्बनिक पदार्थ है आइसोप्रीन, और ये प्राकृतिक रबर इसी का बहुलक है। 8 के आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए यहाँ पर एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछता है कि अक्रिय गैस की खोज किसने किया। अक्रिय गैस की अगर दे दे, निष्क्रिय अक्रिय जो भी आप बोलते हैं, ठीक, इनर्ट जो गैस होता है, रेमजे ने, किसने किया था, अक्रिय गैस की खोज रेमजे ने किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, खाने का नमक किससे बनता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो खाने का नमक होता है ये एक प्रबल क्या होता है, अम्ल होता है, और प्रबल क्षार के मिलकर बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर बनता है। और खाने के जो साधारण नमक होता है जिसे टेबल सॉल्ट भी आप बोलते हैं, इसका फॉर्मूला NaCl होता है, ठीक। अब ये पूछता है कि कैसे बनता है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कर बनता है। और ये उदासीन लवण होता है, तो इसका पीएच वैल्यू जो हो जाता है ना, उदासीन लवण होता है तो पीएच वैल्यू 7 हो जाता है। ये क्वेश्चन में लिया हूँ, ये याद रखिएगा। 9 कैंसर हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, तो ये किसमें मिलते हैं, तो ये प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। किसमें, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, प्राकृतिक तत्व में। 10 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर एक फैक्ट और मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन है, जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम आप लगाइएगा आराम से, ठीक, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो मानव बॉडी है उसमें कौन है, तो ऑक्सीजन है, ये लगा दीजिएगा, ठीक। आपसे एक पूछे कि एक परमाणुक तत्व है, एक परमाणुक तत्व जो हो जाएगा वो अक्रिय गैस हो जाएगा, ठीक। आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि स्वार्थिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है, वर्ग, तो शून्य वर्ग जो है स्वार्थिक गैसीय तत्व वाला वर्ग है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि हड्डी और दांतों में जो निर्माण होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है, ठीक, हड्डी और आपको दांतों में। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आराम से आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। मैं आपको ऊपर ये क्वेश्चन कराया, रिपीट हो गया। सिरके में जो होता है ये आपको कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल होता है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के आपको कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्कीन कहा जाता है। 12 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। चलिए अब ऐसे आया क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछता है ये क्वेश्चन, अगर पूछता है कि सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा, यहाँ पर चलिए मैं आपको कराता हूँ, ठीक। ये जो यहाँ इसमें मैं आपको करा देता हूँ। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन आप लगाइएगा, ठीक। पूरे यूनिवर्स में कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। पूरे तारों में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। सूरज भी एक प्रकार का क्या है, तारा है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद हीलियम पाया जाता है। और हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम में बदलते हैं, तो इसलिए नाभिक संलयन द्वारा सूरज की ऊर्जा का स्रोत है। अब पूछे आपके भारी तत्व, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर पूछे आपसे कि सबसे भारी तत्व कौन है, तो ओस्मियम, याद रखिएगा, ओस्मियम जो हो जाएगा ये सबसे भारी तत्व हो जाएगा, ओस्मियम। अगर पूछे सबसे हल्का धातु तत्व, ध्यान से रखिएगा, सबसे हल्का धातु तत्व पूछे तो लिथियम, लिथियम जो हो जाएगा सबसे हल्का धातु तत्व हो जाएगा। अगर ये पूछे कि द्रव धातु तत्व, द्रव धातु तत्व क्या हो जाता है, पारा, जो कि थर्मामीटर में जो इस्तेमाल होता है पारा, ये द्रव होता है और धातु भी होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, द्रव धातु तत्व है। द्रव अधातु तत्व क्या होता है, ब्रोमीन, आगे क्वेश्चन है, ब्रोमीन जो है ये द्रव अधातु तत्व है, ठीक। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन होता है, तो चांदी होता है, ठीक। विद्युत का सुचालक आधारित अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, अधातु ऐसे विद्युत का सुचालक नहीं होते, लेकिन अधातु वो बताना है जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट जो कि हीरा और आपको कार्बन का उपरूप है, ठीक। सबसे अधिक आघात वर्धनीय, मतलब कि पीट कर उसको बहुत लंबा किया जा सकता है, तो 10 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर पतले लंबे तार आप बना सकते हैं। तो सोना सबसे आघात वर्धनीय है और वो स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है। और 24 कैरेट के सोना क्या कहलाते हैं, सबसे शुद्ध होते हैं, मतलब 100% शुद्ध 24 कैरेट के सोना होते हैं, ठीक। अब यहां पर पूछे कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व,
अधातु तत्व है, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तक फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तक पूछे तो सीजियम हो जाएगा। सीजियम जो हो जाएगा ये आपको याद रखिएगा, सीजियम सबसे आपको क्या हो जाएगा, ये अधिक क्रियाशील धातु तत्व होगा, धातु तत्व। स्वार्धिक आयनन विभव वाला तत्व अगर पूछे तो हीलियम आपको लगा लेना होगा, ठीक। न्यूनतम आयनन वाला विभव तत्व अगर पूछे तो ये आपको सीजियम लगा लेना होगा। स्वार्धिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम स्टार लगा लीजिए, पूछेगा एकदम। स्वार्धिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो होगा ये क्लोरीन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। स्वार्धिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन हो जाएगा, स्वार्धिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो। सबसे प्रबल अक्सीकारक तत्व पूछे तो वो भी फ्लोरीन हो जाएगा, सबसे प्रबल अक्सीकारक तत्व, ठीक। तो और अक्रिय गैस या आपको निष्क्रिय गैस वाला जो वर्ग होता है उसे शून्य वर्ग आप बोलते हैं। तो ये टोटल मैंने क्वेश्चन कराया। आई होप यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलने वाला है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको कभी नहीं भूलना है। अगर भूलते हैं तो समझिए ये आपका खुद का गलती है, ठीक। आगे चलते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। सोडा वाटर की जो बोतल है उसमें से आप देखिए, मतलब पेप्सी खोलिए या कोई भी सोडा वाटर का बोतल खोलिएगा, उसमें देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसीलिए ऊपर की तरफ फुहारा जैसा फेंकने भी लगता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो भी आपको बोतल अगर शीशा का बना होता है तो अब क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि सबसे अस्थायी तत्व कौन सा होता है, तो शीशा ही सबसे अस्थायी तत्व होता है। ये भी याद आपको करना चाहिए कि सबसे अस्थायी तत्व कौन हो जाता है, शीशा हो जाता है। और रेडियो इलेक्ट्रिक तत्व से जब सारा खत्म हो जाता है तो वो शीशा के रूप में ही हो जाता है, ठीक। ये आपको याद करना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में जो है गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था। देखिए 1945 में ही 2 बम गिराए गए थे जापान में। एक तो आपको हिरोशिमा पर गिराया गया था, एक नागासाकी पर गिराया गया था। तो जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका क्या नाम है और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका क्या नाम है, और दोनों में कौन सा आपको विस्फोटक का रूप इस्तेमाल किया गया था, ये भी पूछता है, ठीक। तो जो आपको यहाँ पर हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम जो था वो लिटिल बॉय था। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। और उसमें किसका प्रयोग किया गया था, तो ये 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, और उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। लेकिन 9 अगस्त को जो गिराया गया था नागासाकी पर बम, उसका नाम था फैटमैन, और उसमें किसका उपयोग किया गया था, प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि जो 9 अगस्त को गिराया गया था जापान पर नागासाकी में, उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। और जो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा में, उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। 14 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में रहता है, ये आपको बताना है। आयोडीकृत लवण में रहता है, 15 का आंसर, ठीक। ऐसे आपको बोला जाता है कि गलगंड रोग से बचना है तो आयोडीन युक्त आपको क्या खाना पड़ता है, नमक खाना पड़ता है। तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, इसका हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड में रहता है। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है के आई होता है। कि संरचना और भौतिक गुण में खाग लवण के समान ही होती है, मतलब कि टेबल साल्ट की, और व्यापारिक स्तर पर आयोडीनीकृत लवण बनाने में समानतः इसी का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का ही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खनिज मिनरल क्या होते हैं। खनिज जिसे हम मिनरल बोलते हैं ये होते क्या हैं, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं आपको अकार्बनिक ठोस, ठीक। भूगर्भ शास्त्री के अनुसार जो खनिज है ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, अकार्बनिक, जिसकी संरचना रवाकृत होती है। तो ये 16 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व है वो कार्बन है, लगभग कार्बन देखिएगा सब में पाया जाता है, ठीक। हमारे जो वायुमंडल में है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है ये कौन सी हो जाएगी, तो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ये आपको पोटेशियम हो जाएगा। सोडियम जो है इसे आपको, सोडियम जो है ये केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार के बैटरी में जो प्रयोग होने वाला अम्ल है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग आपको देखिएगा विद्युत अपघट्ट के रूप में कार के बैटरी में किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि रासायनिक अपक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ठीक। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, ये आपको बताना है। तो किरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से किरोसिन जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ रहा है यहाँ पर।
तो यही बताना है आपको। 21 का आंसर क्या आप आराम से लगाइएगा। 21 का ये पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए ऑप्शन में कहीं भी दिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसको हाफ कर लेना होगा आपको, 1/2 कर लीजिएगा। मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये जो होता है ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको देखिएगा कहाँ से, तो जिप्सम से मिलता है। और इसका जिप्सम का फार्मूला पूछे तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जिप्सम का फार्मूला पूछे तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पर जिप्सम का फार्मूला पर लिख देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो मैंने फार्मूला बताया, उसमें हाफ H2O हो जाता है, और जिप्सम में क्या होता है, 2H2O होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा जिप्सम का फार्मूला हो जाएगा माफ कीजिएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो जाएगा जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये फार्मूला होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो और यहाँ पर और भी जैसे फार्मूला मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो आपको लिख लेना होगा, कि जैसे आपसे ये पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, तो CaOCl2, ये एकदम 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 आपको स्टार लगा लेना होगा। इसको इस एक तरीका से भी लिख सकते हैं, घबराना नहीं है। Ca यहाँ पर OCl, ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, Cl, ऐसे भी इसका फार्मूला होता है। ठीक, आपसे पूछे कि धोने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है, धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3, n यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं, Na2CO3 इंटू 10, यहाँ पर 10H2O हो जाता है। ठीक, अगर यही पूछे कि खाने वाला सोडा मतलब बेकिंग सोडा का क्या ना आपको फार्मूला होता है, NaHCO3, ये आपको खाने वाला सोडा का होता है। ठीक, संगमरमर का पूछे या चौक का पूछे तो CaCO3 हो जाता है। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछे तो H2SO4 हो जाता है। ये सब याद करना होगा आपको। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है, या स्टेनलेस स्टील जो है ये मिश्र धातु किसका है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में लोहा भी होता है, कार्बन भी होता है, निकेल भी होता है, और क्रोमियम भी होता है। ये आपको सभी होते हैं, लोहा, निकल, क्रोमियम, आपको जो कार्बन, ये मिलाकर आपको स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है ये आपको बताना है। तो ब्रोमीन क्या होती है बताइए, लाल द्रव, लाल टाइप का ये होता है ब्रोमीन। और मैंने आपको बताया कि ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन के बारे में मैंने आपको बताया ना। तो यहाँ पर ये आपको लगा लेना होगा। ठीक, ब्रोमीन एक आपको पूछता है कि क्वेश्चन, जैसे मैं आपको कराया था द्रव अधातु तत्व, मैंने आपको कराया था ना क्वेश्चन की द्रव अधातु तत्व क्या होता है, ब्रोमीन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आपको आंसर डी लगा लेना होगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो गैस यहाँ पर हो जाएगा, गैस तत्व नहीं है। बाकी धातु, अधातु, उपधातु, देखिए यहाँ पर साधारणता मैं आपको बताता हूँ, तत्वों को 3 भाग में बांट दिया गया है, धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित कर दिया गया है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग जब होता है तो आप देखते हैं प्रयोग होने वाली कौन सी गैस है इसमें, तो इसमें आपको क्या क्या प्रयोग होता है, तो ऑक्सीजन और एस्टेलिन, ऑक्सीजन और एक्सटेलिन आपको प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। मैं फार्मूला भी आपको बताया था ऊपर ही। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्म आपको जो होता है टूटी हुई हड्डियों के प्रयोग के लिए होता है। यह क्या है आखिर, ये क्या है, तो ये जिप्सम है, जिप्सम है, ये याद रखिएगा, जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया, 373 केल्विन पर गर्म करने पर आपको कैल्शियम सल्फोट अर्धहाइड्रेट मिलता है। ठीक, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। जैसे कि आप क्या करिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O, इसको गर्म कीजिएगा, गर्म कीजिएगा तो ये क्या बोल जाए, ये जो जिप्सम है ये क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पर होगा ASO4 इंटू हाफ H2O, और यही आपको क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। ठीक, तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु आपसे पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्लेटेनियम, अकॉर्डिंग प्लेटेनियम हो जाएगा इसके। ठीक, तो 27 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्लेटेनियम बहुत ही महंगा मिलता है और बहुत कठोर भी है धातु। और यही याद रखिएगा, चांदी आपको जो सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है विद्युत का, आघातवर्धनीय में आपको सोना सबसे अच्छा है, ये आपको माना जाता है सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय। क्वेश्चन नंबर आपको 28 देखिए, शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ क्या फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे हम लोग शुष्क
बर्फ बोलते हैं। ठीक, 28 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या मुख्य घटक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और भी होते हैं, जैसे कि जलवाष्प होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, ये आपको ग्रीन हाउस गैस में आ जाते हैं। ठीक, जो कि हमारे वातावरण वायुमंडल में है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक एक बहुलक है? टेफ्लॉन इसमें से किसका एक बहुलक है? तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, PTFE जिसे बोला जाता है आमतौर पर, इसका नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये हो जाएगा। और इसका उपयोग आप देखिएगा, बर्तन जो अब काला वाला दिखाई देता हो ना, काला वाला बर्तन में, तो चिपकने वाली नॉन स्टिक का प्रयोग के रूप में इसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, साबुन ग्रीज को हटाता है, किसके कारण ग्रीज को, मतलब मैला वैला को हटा देता है? साबुन ग्रीज को हटाता है कैसे? तो ये आपको बताना है कैसे हटाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो पायसीकरण द्वारा हटाता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ठीक, तो अम्ल वर्षा होता किसके है? तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन ये आपको गैस जो होते हैं वायुमंडल में पहुंचकर क्या होता है, ऑक्सीजन और बादल के जल, जो जल है, उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, जिसे हम लोग एसिड रेन या आपको अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। ठीक, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 70% के करीब। तो H2SO4 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किसके? तो जो कोई भी जीवाश्म ईंधन जलाइएगा तो ये सब गैस निकलता है, और वहीं आपको अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो कारखानों से, पेट्रोल से, कोयले को जलाने से। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बैकलाइट किसके संघनन से बनता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 34 है। तो बैकेलाइट क्या है? एक आपको आरंभिक प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है, जिसका आपको फार्मूला होता है पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिनग्लाइको। ये इसका फार्मूला बहुत लंबा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी, जो आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है आपको प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना चाहिए? 35 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 35 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? तो ये देखिए, ये ध्यानपूर्वक देखना है कि घरेलू ईंधन में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या क्या होता है। तो मुख्य रूप से आपको ब्यूटेन मिलेगा और प्रोपेन मिलेगा। ठीक, तो इसका ही मिश्रण होता है इसमें। तो आपको यहाँ पर अगर ब्यूटेन भी रहता तो सही रहता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों मिलता है। ठीक, जो एलपीजी होता है जिसमें ब्यूटेन ज़्यादा होता है और मिथाइल मरकप्टन को मिलाया जाता है, कि अगर मान लीजिए कोई गैस उस निकलता है तो उसका आपको गंध दे, इसके कारण वो मिलाया जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसमें आपको एलपीजी में आपको क्या क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड का बार बार नाम सुनते होंगे आप, क्या है? ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला वसा है। वसा ही कहीं एक प्रकार है, जो कि आप देखिएगा वसा युक्त अगर कोई खाना आप खाते हैं तो उससे ये बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वसा हो जाएगा, फैट। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड। क्वेश्चन नंबर 37, तै तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाती है, ये हटा दीजिएगा। ठीक है, तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाती है, आखिर कैसे? तो आप सभी लोगों को पता है कि तालाब में क्या डाला जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जीवाणु वाणु खत्म हो जाए। तालाब हुआ, अब स्विमिंग पूल हुआ, उसमें ये क्लोरीनीकरण किया जाता है, क्योंकि जो हानिकारक जीवाणु है उसे मारने के लिए। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन मिलाया जाता है, आप देखे होंगे। तो ये जो मिलाया जाता है, ये तो क्लोरीन के कारण ही क्या होता है, कोई तैरता है लगातार बहुत देर तक, तो उसका आपको त्वचा क्या हो जाता है? जल जाता है। ठीक, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्लोरीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अगर हाइड्रोजन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में ही जलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, मतलब पानी बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? क्वेश्चन नंबर 39 है कि नींबू खट्टा जो होता है ये किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण से ये क्या होता है?
खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण से ये खट्टा होता है क्या, नींबू। तो अलग अलग जो आपको अम्ल पाए जाते हैं, चलिए मैं आपको बता दूंगा इसमें। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 39 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइट्रिक अम्ल के कारण। अब यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूँ जो याद आपको करना है, ठीक। जैसे कि पूछे कि लाल चिट्टी या बिच्छू की जो डंक है उसमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चिट्टी या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वैसे पूछे कि आपको खट्टे फल में ज़्यादातर साइट्रिक अम्ल ही मिलता है, ठीक, जैसे कि नींबू का हुआ। बेंजोइक अम्ल कहाँ मिलता है, तो घास या पत्ता या मूत्र में जो होता है ये आपको बेंजोइक अम्ल मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ मिलता है, तो सरेल के वृक्ष में मिलता है। एसिटिक अम्ल आप देखिएगा सिरका में मिलता है। नाइट्रिक अम्ल सोरा में मिलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरा कसीस भी बोलते हैं, ठीक। टार्टेरिक अम्ल इमली में मिलता है। टार्टेरिक अम्ल कहाँ मिलता है, इमली में आपको मिलता है, ये भी याद रखिएगा। और आपसे अगर पूछे कि मक्खन में कौन सा अम्ल मिलता है, तो ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में मिलता है। मैलिक अम्ल तो आपको सेव, केला, आलू इसमें आपको क्या मिलता है, मैलिक अम्ल मिलता है, आराम से आप लगा सकते हैं। हाइड्रोकोलिक अम्ल हमारे अमाशय में मिलता है। और यूरिक अम्ल जो होता है, यूरिक आप पता है, यूरिक अम्ल जो होता है ये आपको मूत्र में मिलता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान, आपको ज़्यादा कठोर करना है तो इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। वहीं आ गया क्वेश्चन, तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक। तो गोबर गैस जिसे आप बोलते हैं, ठीक, मीथेन जो हो जाएगा आपको, वो आपको खाना बनाने में प्रयुक्त गैस है। गोबर गैस कचड़ा उचड़ा से जो बनता है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्य है इसका आपको बताना है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, तो 42 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या आपको लगाना, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। एक बात मैं आपको बता दूं, मूल रसायन माना जाता है किसको, उद्योग में कौन से मूल रसायन माना जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही, H2SO4 को ही माना जाता है। ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि कार बैटरी में प्रयोग होता है, जिसे आप तेजाब भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 43 देखिए। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, किसमें कार्बन नहीं है, ये आपको बताना है किसमें कार्बन नहीं है। तो हीरा में होता है, ग्रेफाइड में ही है, कोयला भी है, ये सभी कार्बन का प्रूफ है, ठीक। हीरा आपको चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण है, और त्रिविमीय इसकी संरचना होती है, ये भी याद रखिएगा। और एक हीरा जो होता है ये कड़ा है और ग्रेफाइट उतना ही मुलायम है, ये कार्बन का सभी अप्रूप है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं ये हो जाएगा, पूछ रहा है किसमें कार्बन नहीं है, तो ठीक, तो सभी में कार्बन है। तो 43 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूड़ से निकलने वाली धुआं है। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए जो प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड के चूड़ से जो धुआं निकलता है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 44 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर आपको 45 देखिए। निम्न में सबसे सख्त या हार्ड कौन है, सबसे हार्ड आपको पदार्थ सभी लोग जानते हैं, सबसे हार्ड पदार्थ जो हो जाएगा जिसका त्रिविमीय दृढ़ से ये एक दूसरे से जुड़ा होता है, ये जो हो जाएगा ये आपको हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। 45 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। पारद धातु मिश्रण है। पारद जो है ये धातु है, ठीक, तरल धातु है, ये याद रखिएगा। और मिश्रण किसका यहाँ पर दे रहा है, पारद धातु मिश्रण है। तो ये आपको किसका मिश्रण है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद क्या, पारद धातु मिश्रण किसका, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो इसका 46 के आंसर सी, पारद। पारद वही पारा जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो होता है क्या, कार्बोनेट की परत जम जाती है हरे रंग की, वो कौन सी आपको धातु है ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं तांबा है, तांबा को रख दीजिए, छोड़ दीजिए कुछ, तो वो आपको हरे रंग की आपको क्या है, परत जम जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। 47 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न धातु में कौन समान ताप पर द्रव है, निम्न धातुओं में कौन समान ताप पर द्रव है, दे दिया ये आपको, समान ताप पर कौन द्रव होता है, तो यही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक। तो ये होता है आपको पारा, ठीक, जिसे आप पारद बोलते हैं, जिसे मरकरी बोला जाता है। तो 48 का आंसर बी हो जाएगा। थर्मामीटर में इसका ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अपक्रिया करता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अपक्रिया कर सकता है, और अपक्रिया कर कर ये विस्फोट हो सकता है। किसके साथ अपक्रिया कर कर विस्फोट हो सकता है,
तो ये जो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ना, कांच किससे बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, इसके साथ अब क्रिया करता है और बोतल विस्फोट भी हो सकता है। ठीक, तो 49 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्रिया कर सकता है। 49 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या होता है। मतलब ठोस से सीधे गैस अगर बनता है तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक, और ऊर्ध्वपातन जो होता है ये कपूर महत्वपूर्ण उसका उदाहरण है, नेफ्थलीन हो जाएगा उसका उदाहरण। ठीक, तो ये आप क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण प्रयोग किया होता है। खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है, ये इसमें से कौन सा आपको होगा, ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 का आपको बताना है। तो ये खाने के आपको देखिएगा परीक्षण जो होता है ये होता है सोडियम बेंजोनेट का किया जाता है, सोडियम बेंजोनेट का इस्तेमाल किया जाता है खाने के पदार्थ वाले वस्तु को परीक्षण के रूप में। 51 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52, किस खनिज से रेडियम प्राप्त हो किया जाता है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, तो पिच ब्लेड से ही आपको क्या होता है, रेडियम, और रेडियम की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, ये भी याद रखिए क्वेश्चन पूछता है तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो किस खनिज से आपको रेडियम प्राप्त किया जाता है, मैंने आपको बताया पिंच ब्लेड से। ठीक, और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, जो वाहन से गैस निकलती है तो ये कौन सी है आपको बताना है। तो इसमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी निकलता है। 53 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, क्या है यहाँ पर बताना है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है, तो ये एस्टर है, क्या है, एस्टर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो विस्फोटक का नाम आया तो आप आरडीएक्स भूल नहीं सकते। आरडीएक्स भी क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक है, और ये दे देता है कि आरडीएक्स क्या है, विस्फोटक है। ठीक, और जो ये सीओ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये कैसे होता है, तो कोयला के अपूर्ण दहन से गैस बनता है। अपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं, अपूर्ण दहन से, कोयला के अपूर्ण दहन जो होगा उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और वो आपको क्या कहता है, घुटन पैदा करता है। घुटन मतलब घुट के लोग मर जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जैसे कि मीथेन का अणु जो होता है कैसा होता है, तो ये चतुष्फलीय फलकीय होता है, जो CH4 जो मीथेन का होता है, ठीक, जिसे मार्स गैस भी बोला जाता है, ये सम चतुष्फलकीय होता है। इसका अगर अगर पूछे तो ठीक, तो अणु कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, दूध उदाहरण है, दूध किसका एक उदाहरण है ये आपको बताना है। तो दूध जो है इमल्सन के कोलाइड होता है, क्या इमल्सन का उदाहरण होता है। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 55 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी किसे कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है, डी से, उसको बड़ा डी से इंडिकेट किया जाता है, और उसी का आप देखिएगा जो फार्मूला D2O बनता है उसमें आपको क्या हो जाता है, भारी जल जिसे बोला जाता है। ठीक, तो 56 के आंसर, जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप ले लेता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप स्थान ले लेता है, जिसे ड्यूटेरियम आइसोटोप है इसका। तो 56 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये आपको नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है भारी जल का। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड आ गया क्वेश्चन ऐसा, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपको जो आकार होगा अष्टफलकीय होगा, अष्टफलकीय होगा। ठीक, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का अबंध क्रम है, यहाँ पर सीओ दे रहा है, तो ये कौन सा अबंध क्रम क्या है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वेश्चन पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर जिसे आप बोलते हैं, तो ये अबंध क्रम 3 का है, डी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, तो अब देखिएगा रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा अल्फा जो होता है ये आपको घनावेशित होता है, बीटा जो होता है ऋणावेशित होता है, और गामा जो होता है उदासीन होता है। लेकिन गामा जो है ना, इसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, गामा का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। और ये ऋणात्मक कौन होता है, तो ये बीटा होता है। धनात्मक कौन होता है, अल्फा होता है। और आपको कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि उदासीन जो होता है ये गामा किरण होते हैं। ठीक, तो 59 के आंसर आपको क्या लगा देना होगा, यहाँ पर बीटा कर सी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन से कथन है, तो ये जल से अधिक विलय होता है, ये दिया है, जल में अधिक विलय होता है, ये आपको गलत है। 60 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहा कहाँ से, किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो हेमेटाइट अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट यहाँ पर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, दाब मापक नहीं प्रदान दिए जाते कि कितना दाब से भरा है उसको मापने के लिए ये प्रदान नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उसका जो ये क्यों नहीं किए जाते हैं कि एलपीजी द्वारा ये चौक हो सकता है, मतलब जाम हो सकता है, इसलिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अल्कोहलिक खमीर जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं का आखिरी उत्पाद क्या होता है? अल्कोहलिक खमीर या फर्मेंटेशन का जो आखिरी उत्पाद होता है, आखिरी प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो एथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? एथाइल अल्कोहल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, तीसरे और चौथे समूह को ऑक्साइड समान गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड है इनका सामान्य गुणधर्म कैसा होता है? तो ये होता है बेसिक और एसिडिक दोनों। एम्फोटेरिक होता है, बेसिक और एसिडिक। 64 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुण जो बेसिक और एसिडिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से फाइनल रूप से आप देखिएगा क्या बनता है, तो इथाइल एल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 65 के आंसर क्या लगा लीजिएगा? ए लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है उसका नाम बताना है। तो हवा में 78% के करीब सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा देखा जाए तो 21% के करीब पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ठीक। पूरे यूनिवर्स में देखा जाए या तारों में देखा जाए तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज जो अगर तत्कालिक ऊर्जा चाहिए या अगर कोई प्लेयर है उसको तत्काल ऊर्जा की जरूरत होता है तो उसको ग्लूकोज ही दिया जाता है। तो ग्लूकोज के फार्मूला होता है C6H12O6। 67 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला होगा यहाँ पर C6H12O6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फार्मूला C6H12O6। ठीक। साधारण नमक का होता है NaCl। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अपमार्जक जैसे डिटर्जेंट क्या है? अपमार्जक क्या है? अपमार्जक एक तरफ से साबुन ही आप बोल सकते हैं। ठीक। तो 68 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। एक तो ये एक तरफ से आपको साबुन ही होता है जो कि आपको कठोर जल में भी घुल जाता है। ठीक। तो ये याद रखिएगा, अपमार्जक। आपको क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, वायु एक है, क्या है वायु? क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण होता है, मिश्रण है। ठीक। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, पीतल में कौन 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 सी धातुएं हैं? पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं ये आपको बताना है। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं ये बताइए। क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा देना होगा कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं है। तो पीतल किससे किससे मिलकर बनता है? तो पीतल बनता है तांबा और जास्ता से मिलकर। पीतल किसके किसके मिलकर बनता है? तो तांबा और जास्ता से मिलकर पीतल का निर्माण होता है। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आराम से आपको लगा लेना होगा। ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा तांबा, और डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। पूछता है कोयले के प्रकार। कोयला, कोयला आप जानते हैं ना, कोयला। ठीक। कोयले का प्रकार पूछता है कि सब जो कोयला होता है ये कितने, तो मुख्यतः 4 प्रकार में। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आपको सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें कार्बन सबसे अधिक पाया जाता है, एंथ्रेसाइट लगभग 94% के करीब पाया जाता है इसमें कार्बन का प्रकार। लेकिन सबसे खराब कौन माना जाता है? तो पीट कोयला माना जाता है, उसमें अब लगभग 60% आपको कार्बन पाया जाता है। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है ये साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए अब आ गया साबुन या डिटर्जेंट। देखिए तो अगर आगे आगे पूछो कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सेफनिक फेक्शन बोला जाता है, ये याद रखिएगा, या साबुनीकरण जिसे बोला जाता है। सैफनिफिकेशन या साबुनीकरण जो होता है ये साबुन बनाने की प्रक्रिया होता है, और इसमें साबुन बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 71 के आंसर ए हो जाएगा। अब साबुन कैसे तैयार किया जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कास्टिक सोडा का जो होता है वसा या वनस्पति तेल के साथ उबाल कर इसे तैयार किया जाता है जो है साबुन। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो धर्मी पदार्थ क्या क्या उत्सर्ज? अल्फा, बीटा, गामा, जिसमें आप अल्फा घन आवेशित होता है, बीटा जो होता है ऋण आवेशित होता है, गामा उदासीन होता है। तो उपयुक्त इनसे सभी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये आपको रेडियो जो आवेशित कर कर क्या आपको अस्थायी रूप से हो जाता है तो सीसा में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 73, जल की अस्थायी कठोरता के कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है ये आपको बताना है। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया तो जल्दी जल्दी मैं आप खींच रहा हूँ आपका। तो जल का जो कठोरता है इसका मुख्य कारण देखिएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। तो इसका हो जाएगा 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हास्य गैस क्या है? हंसने वाला गैस जिसे बोला जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस कहा जाता है, और डॉक्टर इसे एंथेसिया के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप बोलते हैं, ये आपको नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में किसे हंसने वाली गैस, वहीं आ गया क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। 75 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सक्रिय रसायन है इसका नाम आपको बताना है। तो एल्थ्रीन, एल्थ्रीन मच्छर भगाने वाली दवाओं में उपयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर जो है उसमें आपको ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्यूटेन गैस का। मार्स गैस, मीथेन गैस को कहा जाता है। हमारे वायुमंडल में रेडोन नहीं मिलता है, और ब्यूटेन और प्रोपेन जो है एलपीजी में मिलता है, एलपीजी जो सिलेंडर होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है ये आपको बताना है। तो ये आपको किसका किसका मैंने आपको बताया था, इसमें आपको लोहा भी होता है, इसमें आपको क्रोमियम भी होता है, इसमें निकल भी होता है, इसमें कार्बन भी होता है, ठीक। तो ये मिश्र धातु है 78 का, बताइए किसका। तो लोहे और क्रीमियम, इसमें अगर देखा जाए तो यही सही सटीक लगेगा, लोहा और क्रीमियम, क्योंकि और भी इसमें मिलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 79 देखिए, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, ये आपको बताना है आगे जो भी होगा इसका आंसर क्या होता है कि बर्तन को ऋण ध्रुव शुद्ध जस्ते को घन ध्रुव बनाया जाता है। क्या होता है लेपन में, बर्तन के को ऋण ध्रुव बनाया जाता है और शुद्ध जस्ते को घन ध्रुव बनाया जाता है। ये याद रखिए, 79 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या? जस्ते के बर्तन में विद्युत लेपन में ये काम जब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। धातु तत्वों के लिए आपको होता है इलेक्ट्रिक संरूपण, ये कौन सा होता है इसमें, तो आप सभी को बताना है इसमें क्या हो जाएगा। तो ये आपको क्लोरीन के लिए आप देखिएगा, कैल्शियम जो होता है इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखिए सबका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना 2882, ये किसका परमाणु संख्या, कैल्शियम का। तो यही आपको हो जाएगा धातु तत्व के लिए होगा, ठीक। तो ये डी हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा, आराम से आप लगा लीजिएगा 80 का, ठीक। तो आगे चलते हैं, बाकी आप देखिएगा ये 28 जो दिया है ये आपको क्या हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, जो अक्रिय गैस हो जाएगा। 287 वाला हेलोजन क्लोरीन हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर 2288 अक्रिय गैस ऑर्गन हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा। बाकी ये देखिएगा ये जो हो जाएगा ये आपको कैल्शियम होता है 2882, 20 जो संख्या होता है परमाणु संख्या। अब इसमें मिलान करना है, तो ये आपको आना चाहिए, मिलान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी का आपको मिलान करना है, कूट दिया है, पदार्थ दिया है और उसका उपयोग दिया हुआ है, ठीक। बाकी नीचे आपको आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको मिलान डायरेक्ट कर देता हूँ और बता देता हूँ। तो स्पार्टम जो होता है ये कृत्रिम मधुरक है। स्पार्टम क्या है, कृत्रिम मधुरक है, तो इसका एक आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल होता है, प्रशीतक के रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी का 4 यहाँ पर चला जाएगा। नियोप्रीन का इस्तेमाल जो किया जाता है ये आपको संश्लेषित रबर में किया जाता है, संश्लेषित रबर में, ठीक। और बेंड्रेल का आपको जो बचा हुआ हो जाएगा प्रति हिस्टोमिन में आपको किया जाता है इसका इस्तेमाल, ठीक। तो ऐसे आप मिलान कर अगर बनाए होंगे तो इसका मिलान आपको आया होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन या अगर ये देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, 18 और प्लस यहाँ पर 20 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 38 निकल कर आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 83 देखिए, निम्न में किसका पीएच मान 7 है। किसका पीएच मान 7 होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पीएच वैल्यू 7 किसका होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा, ये उदासीन विलयन का तो होता ही है, शुद्ध पानी का भी होता है, तो इसे आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक। तो 83 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह तत्व, तो मानव पसीने के माध्यम से बहुत से तत्व निकलते हैं, जैसे कि नमक भी निकलता है, लोहा भी थोड़ा मात्रा में, मैग्नीशियम भी निकलता है, और भी जैसे पोटेशियम निकलता है, कैल्शियम, ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप देखिएगा पसीने के रूप में बाहर आपको निर्मित होते हैं, हमारे शरीर पर देखिए निकलते हैं, ठीक। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, डी हो जाएगा इसका आंसर। वैसे आप देखिएगा ज़्यादातर ऑप्शन में नमक ही देता है, NaCl ऑप्शन में था नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है, ठीक। तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है, कहाँ पर, एक्वा रेजिया में घोला जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक होगा। फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक किसका परमाणु क्रमांक होगा। तो फ्लोरीन का आपको देखिएगा परमाणु क्रमांक जो होता है ये 9 होता है, और सोडियम का जो होगा ये अधिक हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, प्रकाश क्वांटा के संचरण को प्रभाषित कर सकता है। प्रकाश क्वांटा के संचरण को प्रभाषित कर सकते हैं, ठीक। तो प्रकाश क्वांटम के रूप में आता है, क्वांटा के रूप में ये फोटोन जिसे हम लोग बोलते हैं, छोटे छोटे बंडल के रूप में आता है, क्वांटा के रूप में फोटोन, इसका आंसर हो जाएगा। 87 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है। ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है ये रेडियो एक्टिव है। तो यूरेनियम, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। मतलब कि अगर 82 परमाणु संख्या से ऊपर वाला तत्व देखा जाए तो रेडियो एक्टिव कहलाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसका नाम होता है साइनोकोबालिन कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया ये आपको बताना है।
तो ये जो किया गया था, ये किया गया था, आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। 89 का आपके आंसर बताना है, तो हेनरी बेकरल द्वारा किया गया था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। रेडियम की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था रेडियम की। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो प्रिस्टले और सीले ने किया था। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो कैवेंडिश ने किया था, ये भी याद रखिएगा। सोडियम का खोज किसने किया था, तो हैफ्री डेवी ने किया था। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है तो पूछता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था ये जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। पोजिस्ट्रॉन की खोज अगर पूछे तो आपको क्या लगा देना होगा, पोजिस्ट्रॉन की खोज अगर आपसे पूछता है तो कार्ल एडरसन ने किया था। परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग आपको जो सजाया गया था अवर्त सरणी को, ये आपको भोसले ने दिया था, मोसले जिसे बोलते हैं, ठीक। तो ये सब आपको क्वेश्चन। अवर्त सरणी किसके द्वारा दिया गया है, तो दिमित्री या मेंडलीफ, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा तो लगा दे लीजिएगा, ठीक। आधुनिक अवर्त सरणी दे तो भोसले मिलेगा आपको, मोसले, ठीक। ऐसे आपको लगा देना। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। और क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रख लेना होगा। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किस धातु की बनी होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ जो होती है ये आपको कैडमियम की बनी होती है। न्यूट्रॉनों को नियंत्रण करने के लिए केडियम के छड़ के बनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। 90 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केडियम या बोरोन के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर 2-3 बात मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत वीवीआई है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, फिर से मैं बता देता हूँ। अगर पूछे कि आपको नाभिक की खोज किसने किया था परमाणु के, तो रदरफोर्ड ने किया था। अगर पूछे नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड नहीं किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये आप जे थॉमसन ने किया था। अगर पूछे कि प्रोटॉन का, तो गोल्डस्टीन किया था। और पूछे न्यूट्रॉन का भी पूछता है ना, तो पूछे तो आपको जेम्स चैडविक लगाना होगा, ठीक। पोजिस्ट्रॉन का अगर पूछे तो रदरफोर्ड आप लगा सकते हैं पोजिस्ट्रॉन का। ये एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। या आपको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी E बराबर mc² किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो क्वांटम सिद्धांत है ये मैक्स प्लैंक ने दिया था, और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। आधुनिक अमर सरणी के जन्मदाता बोले तो मोसले को बोला जाता है, आधुनिक अवध सरणी का, ठीक। परमाणु क्रमांक के यहाँ पर अकॉर्डिंग इन्होंने अपना अवध सरणी बताया था, परमाणु जो संख्या है मतलब उसके अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। हिरोशिमा तथा नागासाकी के दौरान नाभिकीय बम गिराए गए, कौन सा युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम युद्ध जो था ये 1914 से लेके आपको 18 के बीच में चला था, और द्वितीय जो चला था 1939 से लेके 45 के बीच में। और इसी में 6 अगस्त को आपको हिरोशिमा पर और आपको 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया था। लिटिल बॉय नाम था एक का नाम था फैट बर्न। जो पहला वाला था 6 अगस्त वाला में, उसमें यूरेनियम का, और जो 9 अगस्त वाला था उसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तब होता है, जब हाइड्रोजन हवा में दहन करेगा तो ओबीसी सी बात है जल बनेगा, ठीक। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि ऑयल ऑफ बिट्रोल के रासायनिक नाम क्या है। ऑयल ऑफ बिट्रोल जो है ये आपको सल्फ्यूरिक H2SO4 के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, इसे ऑयल ऑफ बिट्रोल बोला जाता है। तो 93 के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो लेड स्टोरेज बैटरी में मैंने आपको बताया था किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहीं आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 94 के आंसर आपको क्या लगाना होगा, आराम से आपको ए लगा लेना होगा, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछता है सेल से संबंधित क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ सकता है। इसके आंसर तो आपको पहले ए लगा लीजिए। संचायक सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। विद्युत अपघटनीय सेल में धनात्मक जो इलेक्ट्रोड बना कहलाता है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं, और जो विद्युत अपघटनीय सेल में ऋणात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं, ठीक। ये भी याद रखिएगा। सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन के छड़ के रूप में किया जाता है। सेल में कैथोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जस्ते के छड़ का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो जास्ता के प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर अगर पूछे कि डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु कौन है, तो कॉपर और जिंक का प्रयोग किया जाता है डेनियल सेल में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। शुष्क सेल का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोक है, जो ट्रोड है, ये किसका बना होता है, तो कार्बन के छड़ के बना होता है, ये भी याद रखिएगा। संचायक बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो जास्ता का। चलिए यहाँ से अब सब लगभग बन गया क्वेश्चन आपका। सोने की धातु को घोटने के लिए या घोलने के लिए निम्न में से किसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो मैं ऊपर ही क्वेश्चन कराया था, ये आपको एक्विरेजिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहीं आपको पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो 96 के आंसर ए हो जाएगा। सेम में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेम में। क्वेश्चन नंबर 97। मधुमक्खी के डंक में युक्त होता है, मधुमक्खी के डंक क्या होता है,
एक अम्लीय पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन मैं आपको जब करा रहा था, मैं पूरा डिटेल्स बताया था, तो उसमें मैं आपको बताया कि मधुमक्खी के डंक में भी क्या पाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद करना होगा। ठीक, तो मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, ये अगर पूछे आपसे तो क्या ये क्या होता है, एक अम्लीय तरल होता है। तो 97 के आंसर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, एक अम्लीय तरल हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर मैं चलिए आप कुछ बता देता हूँ कि मधुमक्खी की जो है ये डंक में या लाल चिट्टी होती है उसमें क्या पाया जाता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो फार्मिक अम्ल जो होता है ये एक आपको अम्लीय तरल है जो कि मधुमक्खी के डंक में प्रयुक्त होता है, और आपको लाल चिट्टी के भी और बिच्छू के भी डंक में आपको क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल मिलता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्न में से किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध खट्टा हो जाता है किस अम्ल की वजह से, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना है लैक्टिक एसिड, मैंने आपको बताया था। ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि दूध खट्टा किसके कारण हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल, और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न में से कौन सा अम्ल में सेब में उपस्थित होता है। तो मैंने आपको बताया मैलिक अम्ल जो होता है ये सेब में उपस्थित होता है। सेब में आपको उपस्थित होता है कौन सा, तो मैलिक अम्ल सेब, केला, आलू, गाजर में उपस्थित होता है, ये ध्यान में रखिए। 99 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब लोग लगभग गलत लगा देंगे अगर अच्छे से नहीं जान रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक देखिए कि नमक का पीएच वैल्यू होगा, नमक यहाँ होगा, साल्ट का पीएच वैल्यू क्या होगा। एक बात ये मैं बताऊं, जो प्राकृतिक नमक होता है ना ये उदासीन होता है। ठीक, और इसका जो मान हो जाएगा, पीएच वैल्यू जो हो जाएगा ये आपको 7 हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, इसका जो पीएच वैल्यू हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। ये एकदम कान में एकदम मतलब दिमाग में बैठा कर रख लीजिए। ठीक, तो 100 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे आराम से आपको लगा लेना होगा। ठीक, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलकर ही आपको ये बनाते हैं और फिर आपको ये उदासीन हो जाते हैं नमक जो होता है। तो 100 के आंसर ए हो जाएगा। टोटल मैंने 100 क्वेश्चन कराया। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। लगातार ऐसे ही सेट आते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।